Hello everyone, welcome to today's discussion on one important question based on applied ethics. What should world leaders know about ethics in international relations? इसका हिंदी अर्थ है विश्व नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के बारे में क्या पता होना चाहिए। Ethics in international relations largely depends on the ethical framework under which leaders lead by example. But how should global leadership address war or engage with opposing parties in conflicts? Our ethics discusses. अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता काफी हद तक उस नैतिक ढांचे पर निर्भर करती है जिसके तहत नेता उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं। लेकिन वैश्विक नेतृत्व को युद्ध को कैसे संबोधित करना चाहिए या संघर्षों में विरोधी पक्षों से कैसे निपटना चाहिए, हमारे नैतिकतावादी इस पर चर्चा करते हैं। इट्स रेलिवेंस। The Russia-Ukraine war has been a major topic of discussion among world leaders and global forums. The recent talks between the US and Ukrainian presidents have drawn global attention, sparking questions about whether this is the right approach for leaders to address a situation that continues to impact lives. Should leaders revisit the ethics of international relations? These topics related to applied ethics. UPSC, CSE recently has been focusing on contemporary issues and raising some ethical questions for the candidates. In the past, we have viewed pollution, war, sports, and finance from the prism of ethics. Today's take important questions. What should world leaders know about ethics in international relations? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध विश्व नेताओं और वैश्विक मंचों के बीच चर्चा का एक प्रमुख विषय रहा है। अमेरिका और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों के बीच हाल ही के महीनों में हुई बातचीत ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नेताओं के लिए ऐसी स्थिति को संबोधित करने का सही तरीका है जो जीवन को प्रभावित करती रहती है। क्या नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता पर फिर से विचार करना चाहिए? यह विषय लागू नैतिकता से संबंधित है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम में समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उम्मीदवारों के लिए कुछ नैतिक प्रश्न उठा रहा है। अतीत में हमने नैतिकता के चश्मे से प्रदूषण, युद्ध, खेल और वित्त को देखा है। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के बारे में क्या जानना चाहिए? लीडर्स एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अर्थात संघर्षों को संबोधित करते नेता। हाउ शुड ग्लोबल लीडरशिप एड्रेस वार और टॉक टू अपोजिंग पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट्स? मतलब ये कि वैश्विक नेतृत्व को युद्ध को कैसे संबोधित करना चाहिए या संघर्षों में विरोधी पक्षों से कैसे बात करनी चाहिए। Many world argue that it should be with a combination of national interest, strategic foresight, and sharp diplomacy. After all, it is an opportunity to show that you are a world leader. Is it? There are many aspects
of ethics in international relations. We shall address the most urgent one today. When we discuss the ethics of war, just at bellum means when it's just to go to war, and just in bello means how war should be conducted. Both emerge as perennial issues. In practice, we often focus on international diplomacy in the discussion. But perhaps we should begin by asking global leaders a more fundamental question: what is the moral ground for war? अर्थात कई लोग तर्क देंगे कि इसमें राष्ट्रीय हित, रणनीतिक दूरदर्शिता और तीक्ष्ण कूटनीति का संयोजन होना चाहिए। आखिर यह दिखाने का अवसर है कि आप एक विश्व नेता हैं। क्या ऐसा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के कई पहलू हैं। हम आज सबसे जरूरी पहलू पर चर्चा करेंगे। जब हम युद्ध की नैतिकता पर चर्चा करते हैं तो जुस एट बेलम अर्थात जब युद्ध करना ही उचित हो, और जुस इन बेलो युद्ध कैसे संचालित किया जाना चाहिए, दोनों ही चिरस्थायी मुद्दे बनकर उभरे हैं। व्यवहार में हम अक्सर इन चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन शायद हमें वैश्विक नेताओं से एक बुनियादी सवाल पूछकर शुरुआत करनी चाहिए कि युद्ध के लिए नैतिक आधार क्या है। This question becomes even more urgent for global leadership as they witness the world, possibly means, though we hope not, edging toward a third world war, with leaders around the globe continuing to navigate their own ways, fighting, mediating, compromising, winning and losing. The most pressing question remains: how can war be avoided? What must be world leaders do to uphold the values of peace? अर्थात वैश्विक नेतृत्व के लिए यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वे दुनिया को संभवतः, हालांकि हम उम्मीद नहीं करते और तीसरे युद्ध की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। दुनिया भर के नेता अपने अपने तरीके अपनाते रहते हैं। लड़ना, मध्यस्थता करना, समझौता करना, जीतना और हारना। सबसे जरूरी सवाल बना हुआ है, युद्ध को कैसे टाला जा सकता है? शांति के मूल्यों को बनाए रखने के लिए विश्व नेताओं को क्या करना चाहिए? इट्स टाइम फॉर द हेड्स of states to revisit the basics of ethics in international relations. How can we shift the conversation of world leaders toward emphasizing peace war conflicts in the context of ethics in international relations by reevaluating the fundamental principles that guide diplomatic interactions? अर्थात अब समय आ गया है कि राष्ट्राध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की बुनियादी बातों पर फिर से विचार करें। हम कूटनीतिक बातचीत को निर्देशित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के संदर्भ में संघर्ष की तुलना में शांति पर जोर देने के लिए विश्व नेताओं की बातचीत को कैसे बदल सकते हैं। Amid conflicts, leaders under scrutiny, many conflicts are unfolding today in front of the eyes of these powerful leaders, including drone control, warfare, cyber attacks, and more. Every continent is either in a state of war or witnessing international conflicts. These leaders are either directly or indirectly involved or feeling the heat. Recently, America's attitude has loomed large, with actions like insulting country's leader by questioning his attire and suit availability. Tariffs themselves have become an immediate cause of war. Is it right to pressure countries through threats of financial sanctions and military force? Is it ethical to use drones that kill civilians as collateral damage, or to employ derogatory language as the world's most powerful nation? Ethics asks for answers from the leaders, both in actions and spirit. मतलब ये समझे कि संघर्षों के बीच नेता जांच के घेरे में है
आज इन शक्तिशाली नेताओं की आंखों के सामने कई संघर्ष सामने आ रहे हैं, जिनमें ड्रोन नियंत्रित युद्ध, साइबर हमले और बहुत कुछ शामिल है। हर महाद्वीप या तो युद्ध की स्थिति में है या आंतरिक संघर्षों का गवाह बन रहा है। ये नेता या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है या दबाव महसूस कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका का रवैया बहुत बड़ा है, जिसमें किसी देश के नेता की पोशाक और सूट की उपलब्धता पर सवाल उठाकर उसका अपमान करने जैसी हरकतें शामिल हैं। ये सब आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, समाचार में। टैरिफ अपने आप में युद्ध का तात्कालिक कारण बन गए। क्या वित्तीय प्रतिबंधों और सैन्य बल की धमकियों के जरिए देशों पर दबाव डालना सही है? क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में नागरिकों को मारने वाले ड्रोन का उपयोग करना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना नैतिकता है? नैतिकता नेताओं से जवाब मांगती है, कार्यों और भावना दोनों में। Wise leaders know that war does not require values, ethics or morality to define its identity. Only the values of peace can challenge the world of war. Peace breathes through togetherness and sensitivity, and promoting this on the international stage requires the spirit of ethics in all forms of leadership consciousness. अर्थात बुद्धिमान नेता जानते हैं कि युद्ध को अपनी पहचान परिभाषित करने के लिए मूल्य, नैतिकता या सदाचार की आवश्यकता नहीं होती। केवल शांति के मूल्य ही युद्ध की दुनिया को चुनौती दे सकते हैं। केवल शांति के मूल्य ही युद्ध की दुनिया को चुनौती दे सकते हैं। शांति एकजुटता और संवेदनशीलता के माध्यम से सांस लेती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच इसे बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व चेतना के सभी रूपों में नैतिकता की भावना की आवश्यकता होती है। The leaders lead countries whose national status is defined by their constitutional values, particularly their sovereignty and the understanding of the limits of interventions. According to the United Nations Charter, the principle of sovereignty asserts a nation's right to govern itself without external interference. But does this principle hold the same meaning in the context of the Israel-Palestine conflicts or the Ukraine-Russia war, or about the terror attacks on America and the subsequent responses from various nations? Moreover, do these values reflect in the personalities of the leaders who either cause or solve the crisis? अर्थात नेता ऐसे देशों का नेतृत्व करते हैं जिनकी राष्ट्रीय स्थिति उनके संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से उनकी संप्रभुता और हस्तक्षेप की सीमाओं की समझ से परिभाषित होती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संप्रभुता का सिद्धांत किसी राष्ट्र के बाहरी हस्तक्षेप के बिना खुद पर शासन करने के अधिकार पर जोर देता है। लेकिन क्या यह सिद्धांत इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष या यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में भी वही अर्थ रखता है, या अमेरिका पर आतंकी हमलों और उसके बाद विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं के बारे में? इसके अलावा क्या ये मूल्य नेताओं के व्यक्तित्व में भी झलकते हैं जो संकट का कारण बनते हैं या उसका समाधान करते हैं? Consider the action taken by the leaders and their impacts. Say nuclear test on climate change. Who bears the responsibility for these consequences? Thousands of lives, including those of youth, children, women and men, have been lost in the Israel-Palestine conflicts as well as in the Russia-Ukraine war. What about the physical, mental and emotional toll on the survivors? Leaders of the developed nations who lead economy, often contributing maximum to greenhouse gas emission, stand in stark contrast to the leaders of developing countries who have been raising their concerns for their people who have been suffering disproportionately from the resulting climate crisis. अर्थात नेताओं द्वारा की गई कार्रवाई और उनके प्रभावों पर विचार करें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पर परमाणु परीक्षण। इन परिणामों की जिम्मेदारी किसकी है? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई, जिनमें युवा, बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बचे हुए लोगों पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बोझ के बारे में क्या? विकसित देशों के नेता तो अक्सर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अधिकतम योगदान देने वाली अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करते हैं। विकासशील देशों के नेताओं के बिल्कुल विपरीत है, जो अपने लोगों के लिए चिंता जताते रहे हैं
और जो जलवायु संकट के कारण असमान रूप से पीड़ित है। हाउ ग्रेट इज ए लीडर? एक नेता कितना महान है? When answering questions on international ethics, one should ask these leaders, should powerful states bear the burden of mitigating the loss of millions of lives and addressing the environmental consequences? How will leaders today action create obligation for the future? Cooperation is emphasized by the international agreements like the Paris Accord. However, these agreements reveal deep disputes over fairness and enforcement. अर्थात अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पर प्रश्नों का उत्तर देते समय इन नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए, क्या शक्तिशाली राज्यों को लाखों लोगों के जीवन की हानि को कम करने और पर्यावरणीय परिणामों से निपटने का भार उठाना चाहिए? नेताओं के आज के कार्य भविष्य के लिए दायित्व कैसे निर्मित करेंगे? पेरिस एग्रीमेंट जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा सहयोग पर जोर दिया जाता है, हालांकि ये समझौते निष्पक्षता और प्रवर्तन पर गहरे विवादों को उजागर करते हैं। Ethics in international relations largely depends on the ethical framework under which leaders lead by the example. How great is a leader? History may record their accomplishment, but not necessarily based on ethics. But let us focus on the present. Do leaders pursuing war today truly view the future of humanity through the lens of peace? Do figures like Putin, Zelensky, and others trying to solve problems even consider that personal ego, arrogance, and stubbornness can pull millions toward doom? अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता काफी हद तक उस नैतिक ढांचे पर डिपेंड करती है जिसके तहत नेता एग्जाम्पल के तौर पर नेतृत्व करते हैं। एक नेता कितना महान है? इतिहास उनकी उपलब्धियों को दर्ज कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे नैतिकता पर आधारित हो। लेकिन आइए वर्तमान पर ध्यान दें। क्या आज युद्ध में लगे नेता वास्तव में मानवता के भविष्य को शांति के नजरिए से देखते हैं? क्या पुतिन, जेलेंस्की और अन्य लोग जो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये सोचते हैं कि व्यक्तिगत अहंकार, घमंड और हठ लोगों को विनाश की ओर ले जा सकता है? तो an obvious question, what is the role of the United Nations? Does silence suit it? तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? क्या चुप रहना इसके लिए उपयुक्त है? आप ये समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और इन सब चीजों की स्थितियों को, नजाकत को समझते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह आवश्यकता महसूस की गई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो कि शांति के रास्ते पर और उसके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को देशों को अनुसरण करना पड़े। कुछ ऐसी नीतियां, रूल्स होने चाहिए जिसको सब लोग माने, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब यही आज वर्तमान क्वेश्चन पूछता है कि भाई आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस चीज के लिए आवश्यकता महसूस की गई थी, उसकी स्थापना हुई थी, उसकी भूमिका क्या है? क्यों वो चुप है? क्या चुप रहना उसके लिए उपयुक्त है? द रोल ऑफ एन इंटरनेशनल peacekeeper should be to advocate for the leadership rooted in values at the national level rather than relying on the whims of single individuals. Ultimately, the national arrogance of leaders cloaked in the guise of nationalism crosses borders and turns the world into a war chamber. Wars must be avoided for the sake of mankind. If war is necessary, it should only be fought to protect humanity. This should be the universal ethical framework guiding nations worldwide, and the United Nations must embody this humanitarian obligation as well, and the world leaders should walk on the path of human values. अर्थात एक अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों पर आधारित नेतृत्व की वकालत करने की होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की सनक पर निर्भर रहने की। और अंततः राष्ट्रवाद की आड़ में नेताओं का राष्ट्रीय अहंकार सीमाओं को पार कर दुनिया को युद्ध के मैदान में बदल देता है। युद्धों से बचना चाहिए मानवता की खातिर। अगर युद्ध जरूरी है तो उसे सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए लड़ा जाना चाहिए। यह दुनिया भर के देशों का मार्गदर्शन करने वाला
सार्वभौमिक नैतिक ढांचा होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र को भी इस मानवीय दायित्व को अपनाना चाहिए और दुनिया के नेताओं को मानवीय मूल्यों के मार्ग पर चलना चाहिए। तो देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड आगामी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये मैं आपके सामने ला रहा हूं। हाउ कैन वर्ल्ड लीडर्स इम्प्लाई एथिकल प्रिंसिपल्स टू रिजॉल्व ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रिवेंट वार्स। अर्थात विश्व के नेता वैश्विक संघर्षों को सुलझाने और युद्धों को रोकने के लिए नैतिक सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकती है। और आप ये जानिए कि ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 4 और पेपर 2 दोनों से बिलोंग करता है। अतः किसी भी पेपर में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।